बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में FPSC और SPSC लेक्चरर कंप्यूटर साइंस और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट IT की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 22 आपसे शेयर करने लगा। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक टॉपिक शेयर किया था जो कि था नेटवर्क अटैक्स। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट वाइज नेटवर्क अटैक की टोटल 12 टाइप्स और उनकी सब टाइप्स आपसे शेयर की थी। वो तमाम तर डिस्कशन अगर आपने देखी हुई है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इजी होगी। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मौजूदा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप मेरी वहाँ से सारी वीडियो इस सीरीज़ की देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज़ मेलवेयर। मेलवेयर की फुल फॉर्म है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। इससे पिछले वीडियो में हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। कुछ ऐसे अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में पेनिट्रेट करते हैं और अनवांटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके हमने मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ी थी जैसे कि वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर्स एंड रैंसमवेयर। इस तरह के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जो मेलवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनता है बी, malicious सॉफ्टवेयर डेट कैन डैमेज कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ फिशिंग अटैक्स। ये कॉन्सेप्ट भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिशिंग अटैक के बारे में मैंने जो आपको बताया था कि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से कांटेक्ट करता है, आया वो ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करता है, फ़ोन कॉल्स, SMS, व्हाट्सएप या किसी भी सोर्स को इस्तेमाल करते हुए, और वो अपने आप को ऐसा शो करता है कि वो किसी प्रॉपर एंड ऑथेंटिक कंपनी से बिलोंग करता है और वो आपको कोई ना कोई ऑफ़र देता है या किसी भी तरीक़ा से आपको झांसे में लाकर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गेन करता है। इस तरह के जो अटैक्स होते हैं वो फिशिंग अटैक्स होते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो दुरुस्त ऑप्शन है टू ट्रिक इंडिविजुअल्स इनटू डिवल्गिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि किसी भी पर्सन बी की इंफॉर्मेशन जैसा कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसमें इंक्लूड हो सकता है उसकी बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी CNIC रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई और ऐसी पर्सनल फैमिली रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है या कोई प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन भी उससे गेन की जा सकती है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं व्हाट डिफरेंशिएट्स डॉस अटैक। डॉस स्टैंड फॉर डिनाइल ऑफ सर्विस, ये भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। एंड DDoS यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, इनमें डिफरेंस क्या आता है। तो डॉस अटैक के बारे में हमने जो पढ़ा था कि हमने ये कहा था कि एक अटैकर, जैसा कि ये हम कंसिडर करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है एक अटैकर, और ये किसी सर्वर पे अटैक करता है जो कि यहाँ पे एक सर्वर पड़ा हुआ है, और ये इस तरह का अटैक होता है कि इस सर्वर पे मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक्स पॉसिबल हैं, जैसे कि ट्रैफिक फ्लड करना, कि उसको इतनी ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है कि वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, या ओपन कनेक्शन रिक्वेस्ट करना, जैसे पे TCP के थ्री में हैंडशेक की अगर बात की जाए तो हाफ TCP हैंडशेक करना, जिसकी वजह से सर्वर साइड पे हाफ TCP कनेक्शन ओपन हो जाता है। तो इस तरह मल्टीपल TCP हाफ कनेक्शन ओपन किए जाते हैं, या इसके अलावा नेटवर्क में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक लोड की जाती है कि नेटवर्क जो लिंक होता है वो ओवरलोडेड होता है। तो इससे नुकसान ये होता है कि इस सर्वर को एक्सेस करने वाले जो एक्चुअल यूज़र्स होते हैं उनको सर्विसेज नहीं मिल पा रही होती। तो यही इस अटैकर का पर्पस होता है कि डिनाइल ऑफ सर्विस, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये सर्वर ऑलरेडी इतना ओवरलोडेड होता है और वो सारी ट्रैफिक इस अटैकर की तरफ से आ रही होती है, तो इसके पास जो एक्चुअल यूज़र आते हैं उनको सर्विसेज मुहैया नहीं की जा सकती। ये कॉन्सेप्ट है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का। अब डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में आते हैं तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि ये अटैकर इस सर्वर पे डायरेक्ट अटैक करने के बजाय दरमियान में कुछ चीज़ों को यूज़ करता है, जैसे कि
ये कुछ कंप्रोमाइज्ड सिस्टम जिनके सिक्योरिटी मेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनको यूज़ करता है, पहले उन पे एक्सेस गेन करता है मल्टीपल, जिसको हम बॉटनेट का नाम देते हैं। ये जो यूज़र या सिस्टम जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये एज ए बॉटनेट इस्तेमाल करते हैं कि अटैकर पहले इनको कंप्रोमाइज़ करता है, इनकी सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक करता है और फिर इनको इस्तेमाल करते हुए इस सर्वर के ऊपर अटैक करता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर इस सर्वर का सिक्योरिटी ऑडिट किया जाए तो इस पे अटैक करने वाले जो सिस्टम्स होते हैं उनको फाइंड आउट किया जा सके अगर किसी भी सूरत, तो वो यहाँ तक जब पहुँचते हैं तो उस ऑडिट टीम को पता चलता है कि ये जो सिस्टम है ये तो एज ए बॉटनेट इस्तेमाल हुए हैं, ये एक्चुअल अटैकर नहीं है बल्कि इनको यूज़ करते हुए किसी और ने अटैक किया है। तो एक्चुअल अटैकर यहाँ पे बैक एंड पे बैठा हुआ होता है, तो इसमें सिक्योरिटी मिलती है अटैकर को, तो अटैकर सेफ में एक सर्वर पे अटैक कर सकता है। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि अटैक जो स्ट्रेंथ जो होती है वो भी ज़्यादा होती है कि अगर अटैकर डायरेक्ट जिस तरह से डिनाइल ऑफ सर्विस से जब अटैक करता है तो वो अटैकर खुद सारा कुछ परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब उसके पास बॉटनेट होते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल ट्रैफिक सोर्स जो इस सर्वर को ट्रैफिक प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो इस तरह अटैक की जो स्ट्रेंथ होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन की दुरुस्त ऑप्शन की तरफ। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है बी के डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ओवरवेलम ए टारगेट विद ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। कि डिनाइल ऑफ सर्विस में अटैकर खुद अटैक कर रहा होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में अटैकर मल्टीपल सोर्स यूज़ करके उस सर्वर पे अटैक कर रहा होता है। फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मैन इन द मिडल अटैक। तो इसका जो पर्पस होता है कि कोई भी दो सेंडर एंड रिसीवर हैं, जैसे कि पर्सन ए और पर्सन बी या डिवाइस ए और डिवाइस बी, इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है तो इनके दरमियान एक अटैकर पेनिट्रेट करता है और इस लिंक को ब्रेक करता है। और मैं यहाँ पे आपको लॉजिकल इस तरह से बताता हूँ कि जब इस लिंक को ब्रेक किया जाता है और यहाँ पे अटैकर बैठा हुआ होता है तो अब सर्वर या पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो इस लिंक के थ्रू होती है कि जो भी इनके दरमियान कम्युनिकेशन होगी वो हैकर से होके जाएगी। तो अब इसमें ये होता है कि जितनी भी होने वाली कम्युनिकेशन होती है उसको हैकर देख रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, और हैकर के पास ऑप्शन होती है कि उस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है, उस कम्युनिकेशन को ऑल्टर कर सकता है या किसी भी और सेंस में अपनी मर्ज़ी से उसको यूज़ कर सकता है। और जो एक्चुअल कम्युनिकेटर होते हैं ए और बी, उनको ये पता भी नहीं होता है कि उनकी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की जा रही है। फिर उसके बाद आते हैं विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग मलिशियस एसक्यूएल कोड इनटू ए वेबसाइट सॉफ्टवेयर। तो इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। और फिर उसके बाद आते हैं व्हाट डू अटैकर्स एम टू स्टेल इन ए सेशन हाईजैकिंग अटैक। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सेशन आइडेंटिफायर। इसके बारे में पिछली वीडियो में मुकम्मल डिटेल दी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको देख लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द मेन वल्नरेबिलिटी इन IoT डिवाइसेस। तो IoT डिवाइसेस में मेन वल्नरेबिलिटी जो होती है वो वीक सिक्योरिटी मेजर्स होती हैं। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं। और विच टाइप ऑफ अटैक इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग द डोमेन नेम सिस्टम। तो इसके लिए जो टर्म्स यूज़ होती है DNS स्पूफिंग, इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं मुख्तसर नाम को ये बताता हूँ कि DNS यानी कि डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, इसका पर्पज़ ये होता है कि जब भी हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए उसका URL हम पुट करते हैं, जैसे कि www.google.com,
तो DNS क्या करता है कि इस URL को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है और फिर हमारा सिस्टम उस IP एड्रेस को एक्सेस करता है जैसे ही DNS उस IP एड्रेस पे हमारे ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करता है। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि मुख्तलिफ सर्विसेज या सर्वर के IP एड्रेस याद रखना हमारे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि हम दिन भर में कई किस्म के सर्वर को एक्सेस करते हैं, जैसे कि हम ईमेल यूज़ करते हैं, हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ऑफिस वर्क के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो इतने सारे सर्विसेज के IP एड्रेसेस को मेमोराइज़ करना एक मुश्किल टास्क है, लेकिन उनके जो नाम होते हैं, उनके जो URL होते हैं, उनको याद करना काफ़ी ईजी होता है, ईजी टू मेमोराइज़ होते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए DNS इस्तेमाल किया जाता है। अब DNS स्पूफिंग की तरफ आते हैं कि ये एक ऐसा कंप्रोमाइज DNS होता है जिसको हैकर ने एक्सेस किया हुआ होता है और उस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर चुका होता है। और उससे होता ये है कि जब भी हम URL पुट करते हैं और हमारी सर्विस या हमारी जो क्यूरी होती है उस DNS के पास पहुंचती है, तो हैकर की मर्ज़ी होती है कि उसको जिस साइड पे मर्ज़ी उसको फॉरवर्ड या रीडायरेक्ट कर सकता है। जैसे कि पर्सन ए है और इसने गूगल को ब्राउज़ किया और यहाँ पे DNS सर्वर है और यहाँ पे गूगल का सर्वर पड़ा हुआ है। अब एक्चुअल में क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे गूगल की क्यूरी ब्राउज़र में पुट होगी और इसने जाना होगा DNS के पास और DNS इसको रीडायरेक्ट करेगा गूगल की तरफ। लेकिन अगर ये DNS कंप्रोमाइज्ड है, इस पे हैकर अटैक कर चुका है, तो इसकी सर्विस या रीडायरेक्शन इधर गूगल की तरफ जाने के बजाय इधर हैकर के पास आती है और हैकर क्या करता है, इसको अपने सर्वर की तरफ रीडायरेक्ट करता है और ये सर्वर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये किस डायरेक्शन में हमारे ट्रैफिक रीडायरेक्ट हो रही है ये हमें नहीं पता। और ये टोटली हैकर पे डिपेंड करता है कि वो हमारे साथ क्या परफॉर्म करना चाहे। तो इसके लिए इसका जो दुरुस्त जवाब है DNS स्पूफिंग। और फिर उसके बाद आते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ रैंसमवेयर अटैक। तो जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने मेलवेयर के बारे में या मलिशियस सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था, तो मेलवेयर की एक टाइप मैंने आपको बताई थी जो पिछली वीडियो में हम डिटेल में इस पर बात कर चुके हैं, रैंसमवेयर अटैक। रैंसमवेयर अटैक ये होता है कि कोई सिस्टम या कोई भी हैकर आपके सिस्टम पे अटैक करता है और आपके सिस्टम के अंदर मौजूद जितना भी डेटा होता है उसको इनक्रिप्ट कर लेता है और फिर वो आपको किसी तरीके से कांटेक्ट करता है और आपसे डिमांड करते हैं कि आप उसको पे करें और फिर वो आपके डेटा को डिक्रिप्ट करे। तो ये जो तरीका वारदात होता है इसको कहा जाता है रैंसमवेयर अटैक। और फिर उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विच टर्म रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अटैकर्स इंटरसेप्टिंग एंड लिसनिंग टू द नेटवर्क कम्युनिकेशन। तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है ईव्सड्रॉपिंग, कि कोई भी दो नोड सर्वर एंड रिसीवर या जो यूज़र होता है उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उसको दरमियान में जो कम्युनिकेटिंग लिंक होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं दोनों यूज़र, तो उस लिंक को ब्रेक करके उसमें पेनिट्रेट कर जाता है और उन दोनों के दरमियान होने वाले जितने भी कम्युनिकेशन होती है उसको वो सुन रहा होता है। इसकी अगर आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दूं तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब कोई दो पर्सन्स आपस में बातचीत कर रहे हो और कोई तीसरा पर्सन कान लगा के उनकी बातें सुन रहा हो। तो फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डॉस अटैक। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, टू ओवरलोड ए टारगेट विद ट्रैफिक एंड मेकिंग इट अनअवेलेबल टू द यूज़र। कि हैकर इस पे या अटैकर इस पे इतनी ट्रैफिक ओवरलोड करता है कि जब एक्चुअल यूज़र क्यूरी करता है तो उसको सर्विसेज मिल ही नहीं पाती क्योंकि वो सर्वर काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है। और फिर उसके बाद आते हैं, व्हाट डज XSS stand for the context for in the context of network device। तो इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में डिटेल में बात कर चुके हैं और यहाँ पे इसका दुरुस्त ऑप्शन है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। और फिर उसके बाद बात करते हैं, द अटैकर यूजिंग ए नेटवर्क ऑफ compromised devices in known as
तो इसके लिए टर्म यूज़ होती है बॉटनेट। बॉटनेट पे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक परफॉर्म किया जाता है तो उसके लिए जो हम दरमियान में कंप्रोमाइज डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो उनको नाम दिया जाता है बॉटनेट। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉर्म ऑफ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक पॉसिबल होते हैं, जैसे कि अगर किसी सर्वर पे कोई वल्नरेबिलिटी हैकर को फाइंड आउट हो जाती है तो उस पर भी वो अटैक कर सकता है। इसके अलावा बैंडविड्थ फ्लडिंग भी कर सकता है कि आपके जो कम्युनिकेटिंग लिंक होते हैं उन पे इतनी ज़्यादा बैंडविड्थ ओवरलोड कर दी जाती है कि आपके जो लिंक्स होते हैं उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा बैंडविड्थ उन पे ऊपर आ जाती है और वो ट्रैफिक को डिस्कार्ड करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी पॉसिबल है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कनेक्शन फ्लडिंग के सर्वर को इतने ज़्यादा कनेक्शन फ्लडेड वे में रिक्वेस्ट किए जाते हैं, जैसा कि टीसीपी की अगर हम बात करें कि एक रिक्वेस्ट की टीसीपी की और जब उनकी 3 वे हैंडशेक परफॉर्म हो रही होती है तो उसको हाफ ओपन वे में छोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद दूसरी रिक्वेस्ट की जाती है, तीसरी रिक्वेस्ट की जाती है और इमीडिएटली इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की जाती है कि वो सर्वर की जो कैपेसिटी होती है ओपन लेग की वो पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती है। और फिर उसके बाद मज़ीद अगर कोई उसके पास रिक्वेस्ट आती है तो वो इनको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और इस तरह एक्चुअल यूज़र को डिनाइल ऑफ सर्विस का सामना करना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, इसलिए इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑल ऑफ द मेंशन। और फिर उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जिसमें कहता है The DOS attack in which the attacker established a large number of half-open or fully open TCP connection at the targeted host। तो इसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं कनेक्शन फ्लडिंग, और ये TCP के सिनेरियो में हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है द DOS attack in which the attacker sends the large of package to the targeted host is। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है बैंडविड्थ फ्लडिंग, कि वो इतने ज़्यादा मैसेजेस या इतने ज़्यादा पैकेटेस उस सर्वर तक फॉरवर्ड किए जाते हैं कि उसकी जो यूटिलिटी या उसकी जो कैपेसिटी होती है बैंडविड्थ की वो ओवरलोड हो जाती है और इस तरह से हमारे जो डिनाइल ऑफ सर्विस का हमें सामना करना पड़ता है। और फिर उसके बाद आते हैं पैकेट स्निफर्स इन्वॉल्व पैसिव रिसीवर, इसकी दुरुस्त ऑप्शन है पैकेट स्निफर की। अगर हम बात करें तो जिस तरह हम यूज़ करते हैं वायर शार्क, इस सॉफ्टवेयर का पर्पज़ ये होता है कि हमारे नेटवर्क में या जिस भी डिवाइस को हम मॉनिटर कर रहे हैं उसके जितने भी पैकेट इन एंड आउट हो रहे होते हैं उनको मॉनिटर करता है और पैसिवली उनको मॉनिटर कर रहा होता है कि जो एक्चुअल डिवाइस होती है या उसके ऊपर जो यूज़र होते हैं उनको इस चीज़ के बारे में कोई भी पता नहीं चल पा रहा होता। और फिर उसके बाद बात करते हैं स्निफर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क में ये कैपेबिलिटी है कि ये पैकेट स्निफर को प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कोई और ऐसी डिवाइसेस यूज़ करें जो स्विच नेटवर्क से बिलो हैं, जैसे कि हब यूज़ कर लें या ब्रिज यूज़ कर लें, तो उनमें ये चांसेस रहते हैं, लेकिन स्विच नेटवर्क इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। फायरवॉल्स आर ऑफन कन्फिगर्ड टू ब्लॉक। तो फायरवॉल्स अमूमी तौर पे इस्तेमाल होती हैं यूडीपी ट्रैफिक के लिए। और फिर उसके बाद बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, जिसमें कहते हैं इन ए नेटवर्क इफ़ P is the only packet being transmitted and there was no earlier transmission, which of the following delay could be 0। तो ये वो सवाल है जो हम पिछली किसी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसलिए डाला है कि आपने आंसर करना है ताकि मुझे पता चले कि जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो वो आप प्रॉपर तरीके से उसको लर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अब जिन लोगों को इसका आंसर पता लग गया, उसके माइंड में वो चीज़ आ गई है, तो वो एक्चुअली इस चीज़ को लर्न कर रहे हैं जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको अभी तक भी इसका दुरुस्त ऑप्शन आपके जहन में नहीं आया तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी चाहिए जो भी मैं आपको इस प्रिपरेशन सीरीज़ में प्रोवाइड कर चुका हूँ।
तो जिनको अभी तक भी पता नहीं चला तो मैं उनके लिए आपको बता देता हूँ कि इसका दुरुस्त ऑप्शन जो बनता है वो है ऑप्शन बी। और यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में हाज़िर होते हैं मज़ीद किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।